नमस्कार दोस्तों, बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम सब बहुत व्यस्त हैं। कोई अपने करियर के पीछे भाग रहा है तो कोई अपनी एजुकेशन के पीछे, तो किसी को अपने टारगेट्स पूरे करने की बहुत जल्दी है। किसी न किसी का प्रेशर, किसी न किसी तरह की कोई ना कोई उम्मीद हम सब की ज़िंदगियों से जुड़ चुकी है। लेकिन इस भाग दौड़ में एक चीज़ पीछे छूट जाती है, वो है हमारा स्वास्थ्य। हम ये भूल जाते हैं कि यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर जाएंगे। और जैसे कि हमारे देश में विभिन्न मौसम बदलते रहते हैं, इन मौसम के बदलावों के चलते हमारे शरीर में भी बदलाव महसूस होते हैं और कभी ना कभी हम किसी न किसी इन्फेक्शन के शिकार भी हो सकते हैं। अब सर्दियों ने दस्तक दे दी है और हम आसपास ठंडक महसूस करने लगे हैं। ऐसे में हम किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और इसी के साथ कोविड-19 से जुड़ी भ्रांतियों से कैसे बच सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है डॉक्टर तारकेश्वर जैन को, जो कि एक सीनियर होम्योपैथ हैं। डॉक्टर तारकेश्वर, आपका दूरदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि हम जानते हैं कि सर्दियों ने दस्तक दे दी है और हमारे देश में विभिन्न मौसम आते हैं, तो बदलते मौसमों के साथ साथ किस तरह के बदलाव हम देखते हैं और किस तरह की जो इन्फेक्शंस हैं या चेंजेस हैं हमें आसपास देखने को मिलते हैं? जी, बदलता मौसम अपने आप में बहुत सारी बीमारियों को लेके आता है और मौसम का बदलाव चाहे गर्मियों से सर्दी की तरफ हो, चाहे सर्दी से गर्मी की तरफ हो, लेकिन स्पेशली ऐसे लोग जिनको एलर्जीज़ रहती हैं या जिनको आए दिन एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स होती रहती हैं या गठिया की प्रॉब्लम होती रहती हैं, तो ऐसे लोग बदलते मौसम के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। और चूँकि अब बदलाव का दौर शुरू हो गया है, सर्दियाँ हल्की हल्की आनी चालू हो गई है, बहुत सारे वायरस भी हैं जो इस मौसम में पनपते हैं, तो जो लोग भी जिनकी भी इम्यूनिटी लो रहती है या जिनकी सेंसिटिविटी हाई रहती है, ऐसे लोग बदलते मौसम की चपेट में बहुत जल्दी आते हैं और कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं। त्योहारी सीज़न भी चालू हो गया है, दिवाली का टाइम भी चल रहा है, आसपास सफाइयों का माहौल भी चल रहा है। सरकार के खूब कहने के बावजूद भी लोग सफाइयाँ नहीं करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस के शिकार हो रहे हैं। और इस समय तो जो दौर कोविड का चल रहा है, ऐसे समय में तो ये जो बदलता मौसम है, इसमें हमें ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने आप को एलर्जन से, धुएँ से, डस्ट से या अचानक लगने वाली ठंड से बचा के रखने की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम अच्छी हेल्थ एंजॉय कर सकें। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, अभी हम सर्दियों की तरफ बढ़ रहे हैं और दिवाली का सीज़न भी है। तो दिवाली तो कुछ दिन की है, लेकिन सर्दियां जो है अभी कुछ महीने और चलेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्दियों की, कि किस तरह से सर्दियों में कौन से इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। सर्दियों में जो ज़्यादातर जो समस्याएँ आती हैं वो या तो जोड़ों के दर्द की आती है, जिनके पेशेंट जिनको पुराने जोड़ों का दर्द रहता है उसका उठाव निश्चित रूप से सर्दी में होता ही होता है। इसके अलावा जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स रहती है, अस्थमा जिनको रहता है, उनको भी इस मौसम में उठाव होता है। न्यूमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, बच्चों में न्यूमोनिया होना या खांसी जुकाम की शिकायत होना, ये सर्दी में बहुत कॉमनली डेवलप होता है। हाँ, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स उतने सर्दी में नहीं होते हैं, उनका प्रभाव गर्मियों में ज़्यादा होता है। बट इस तरह की जो प्रॉब्लम है, जोड़ों की, सांस की तकलीफ़ें या श्वास संबंधी जो बीमारियाँ हैं, इनका उठाव सर्दी के मौसम में ज़्यादा होता है। बिल्कुल, और हम ये भी जानते हैं कि जो मौसम बदलता है उसके साथ हमारा खान पान भी उसी तरह, उसी के अनुरूप बदलता है। और शायद ये हमारे देश की विशेषता है कि जैसे ही मौसम बदलता है, खान पान में एक ऑटोमेटिक बदलाव हमें देखने को मिलता है। खाने पीने का किस तरह का रोल हमारी लाइफ में और हमारे हेल्दी रहने में रहता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे आजकल बात होती है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फूड्स, जंक फूड भी उतना ही प्रबल रहता है। तो कैसे खान पान हमें स्वस्थ रख सकता है? देखिए, खान पान का तो रोल हर वक्त है, चाहे वो मौसम सर्दियों का हो चाहे गर्मियों का हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जैसा मौसम हो उसके अनुरूप खान पान हमें ज़रूर करना चाहिए। आजकल ऐसा होने लग गया है कि 12 महीने सब तरह की सब्जियां मिलती है, 12 महीने ही सब तरह के फल बाज़ार में उपलब्ध रहते हैं, लेकिन ये जो कोल्ड स्टोरेज के फल होते हैं या सब्जियां होते हैं, अल्टीमेटली बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे ज़्यादा एडवाइजेबल चीज़ तो ये है कि गर्मी का मौसम है तो आप गर्मी की सब्जियों को यूज़ करें। गर्मियों में जो फल आते हैं जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होते हैं, वाटरमेलन है या खरबूजा है, जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, उन फलों को ज़्यादा इस्तेमाल करें। सर्दियों में जो सर्दियों के फल हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो जितना आप मौसम के अनुरूप फल सब्जियों का सेवन करेंगे, उतना ही आपकी बॉडी उसको इजीली डाइजेस्ट करती है। इसके अलावा खाने पीने का रोल तो बीमारी के साथ भी जुड़ा हुआ है। आजकल की जो लाइफस्टाइल बन गई है, जिसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ इन दिनों में,
कि एक सिस्टम ही चेंज हो गया है। आदमी का जीने का जो ढंग है वही पूरा बदलता जा रहा है। ना तो कोई सुबह के खाने का टाइम है, ना कोई नाश्ते का टाइम है, ना कोई रात के खाने का टाइम है। हमारा जो पुराना शास्त्र है वो हमें बताता है कि दिन का समय हमारा खाने के लिए बना है और शाम का समय, रात्रि का समय उसी खाने को पचाने के लिए बना है। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि बच्चे आजकल रात को 2-2, 3-3 बजे तक सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। फिर सुबह के 10 बजे, 11 बजे वो उठते हैं तो उनका नाश्ता भी लेट होता है, लंच भी लेट होता है और डिनर का टाइम उनका जा रहा है रात को 11 बजे। जब हमारा बॉडी या हमारी जो आते हैं जिन्हें रेस्ट की रिक्वायरमेंट है, उन्हें रेस्ट मिलता नहीं है और वो गलत टाइम पे उनको काम करना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करती है और हमें कहीं ना कहीं बीमारियों के लिए प्रिडिस्पोज करती है। तो एक नियमित खान पान, एक नियमित समय का अंतराल, ये तो जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसको हम नहीं फॉलो करते हैं तो बहुत तरह की बीमारियां हमको आने वाले टाइम में घेरेंगी। बिल्कुल, जैसा आपने कहा बहुत तरह की बीमारियां घेर सकती है, लेकिन आज जिस बीमारी ने, जिस संक्रमण ने पूरे दुनिया को घेर रखा है, जो है कोविड-19 इन्फेक्शन, अगर हम उसकी बात करें तो कितने मिथ्स हैं उसको लेकर के, कितनी तरह की बातें हो रही हैं और सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ इसके उपचार और इसके सिम्टम्स, उसी की बातचीत होती है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, कोविड-19 तो एक ऐसा पेंडेमिक आया है जिसने पूरी दुनिया की शैली ही बदल दी है और ऑब्वियसली कई सारी चीज़ें हैं जो जाननी हमें बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मिथ भी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और उनका भी निराकरण होना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो जो ये कहा जाता है कि ये बहुत ही भयावह बीमारी है, ये थोड़ा सा सबसे बड़ा मिथ तो मैं मानता हूँ कि यही बड़ा मिथ है जो इसको एक भयानक रूप दे दिया है। उसके पीछे कारण मैं अपने अनुभव के आधार पे बताना चाहूँगा कि मैंने भी एज ए होम्योपैथ बहुत सारे कोविड मरीजों से मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन भी रहा है। SMS में भी हमने कई मरीजों के ऊपर काम किया था और उसके काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस भी आए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे मरीज़ आते रहते हैं, बात करते रहते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए भी हमसे कांटेक्ट में रहते हैं। तो जो मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि 90% पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनमें या तो सिम्टम आते ही नहीं हैं और या आते हैं तो एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं जैसे एक नॉर्मल सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हमें होता है, वैसे ही सिम्टम होते हैं। तो एक तो सबसे पहले ये बात दिमाग से हटानी बहुत ज़रूरी है कि ये कोई बहुत ही भयावह बीमारी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बीमारी नहीं है या इसको लेके हम लापरवाह हो जाएं, वो बिल्कुल भी नहीं होना है हमें। लेकिन पैनिक दूर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो डेवलप हो रही है वो उस पैनिक की वजह से डेवलप हो रही है। तो पहला मिथ तो यही है कि इसकी भयावहता के लेके हम इतना भयभीत ना हो और इसको एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की तरह से लें। बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छी बात कही हमारे दर्शकों से कि आज जो है कोविड-19 को लेकर बिल्कुल डर होना, एहतियात बरतना एक बात है, लेकिन इसको लेकर बहुत ज़्यादा व्यथित रहना, इसको लेकर पैनिक करना, ये शायद सही नहीं है क्योंकि ये एक इन्फेक्शन है जिसका स्थायी निदान है नहीं। ये तो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि इन्फेक्शन क्या है, किस तरह से कंट्रोल में रह सकता है और यदि आप पॉजिटिव हो गए हैं तो आपको क्या करना है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो पैनिक और इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा हमारे जीवन को है इम्पैक्ट करने लग गए हैं। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं किस तरह के घरेलू उपाय, नुस्खे आते हैं और लोग अपने आप ही जाकर के मेडिसिन खरीद रहे हैं, अपने आप ही जाकर के होम्योपैथिक मेडिसिन खरीद रहे हैं क्योंकि वैक्सीन अभी तक नहीं निकली है। होम्योपैथी का क्या रोल है कोविड-19 को कंट्रोल करने में? जी, आपने बहुत सही कहा कि सोशल मीडिया पे इतनी चर्चा होती है कोविड के बारे में और हर दूसरा व्हाट्सएप जो आता है वो कोविड के बारे में ही आता है या फेसबुक पे जो अपडेट आता है वो कोविड के बारे में ही आता है। आप ये लें, आप ये घरेलू नुस्खे अपनाएं, आप ये दवाइयाँ खाएं। लेकिन मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ और जो अनुभव कर रहा हूँ वो बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि आप कोई भी इलाज लें, लेकिन इलाज जो भी लें वो उस इलाज का जो एक्सपर्ट आदमी है उसके सुपरविज़न में ही लें। अपनी मर्ज़ी से खाली व्हाट्सएप मीडिया या फेसबुक पे जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे अपना इलाज खुद ही ना शुरू कर दें, वो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। बाकी जितने भी घरेलू नुस्खे हैं, चाहे वो हम हल्दी लेते हैं या विटामिन सी की चीज़ें लेते हैं या जो काढ़े लेते हैं, उन सब का अपना रोल है। और मैं तो ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर मोर्टेलिटी रेट इतनी कम रही है, इतना बड़ा इन्फेक्शन होने के बावजूद भी हमारी जो मोर्टेलिटी रेट है वो वर्ल्ड में सबसे कम है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो ये घरेलू नुस्खे हैं
या जो हमारी दवाइयाँ हैं, हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन का भी रोल है। कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों से, इन नुस्खों ने, इन दवाइयों ने ज़रूर बचाया। अदरवाइज़ आप हम यूरोप से कंपेयर करें या अमेरिका से कंपेयर करें तो वहाँ तो मोर्टेलिटी बहुत हाई रही है, लेकिन हमारे यहाँ वही मोर्टेलिटी जस्ट 1% है, जो दुनिया में लगभग सबसे कम है। तो कहीं ना कहीं इनका रोल रहा है और हमारी इम्यूनिटी इन चीज़ों की वजह से बनी रही है। तो जो इन्फेक्शन है वो हमने उतना सीरियसली एक्सपीरियंस नहीं किया जितना यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट या अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने कहा है। तो डेफिनेटली इनका रोल है, लेकिन इनको कितना लेना, किस तरीके से लेना, ये एक डॉक्टर के सुपरविज़न में ही होना चाहिए। मैं होम्योपैथी में भी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत तरह की दवाइयों के बारे में बोलते हैं। रादर ऐसा होता है कि हर तीसरे चौथे दिन एक नई दवाई का मैसेज बाज़ार में आ जाता है कि आप इसका सेवन करिए तो इससे आप बच सकते हैं, लेकिन वो सब गलत है। वो अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैं, उनके ऊपर नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी अब प्रिवेंशन का रोल उतना रहा नहीं है, अब बात है ट्रीटमेंट की। और ट्रीटमेंट होम्योपैथी का कोविड के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। वो मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि हमने अनुभव किया है। मेडिकल कॉलेज के जो अस्पताल में जो मरीज़ थे उनको भी हमने 50 मरीजों को करीब हमने मेडिसिन दी, तो रिज़ल्ट रहे वो हमारे बहुत ही इफ़ेक्टिव रहे और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हुए। और न सिर्फ रिकवर हुए बल्कि वो नेगेटिव भी हुए। और उसके बाद अभी भी रोज़ाना 10-12 मरीज़ हमारे पास कोविड पॉजिटिव के आते हैं। कई मरीज़ तो ऐसे हैं जो सिर्फ होम्योपैथिक दवाइयाँ खा रहे हैं, और वो भी मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी के पेशेंट्स भी पूरी तरीके से ठीक हो। डॉक्टर साहब, तो ये देखने को मिलता है कि अगर कोई रिकवर भी कर चुका हो तो उसका लेकर एक स्टिग्मा सा बन गया और लोग उसको अवॉइड करते हैं। आप डॉक्टर, जब आपके सामने कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट आता है तो आपका रिएक्शन क्या? ठीक है, एहतियात ज़रूरी है, लेकिन आप किस तरह से हैंडल करते हैं? नहीं, जब भी मेरे पास कोई कोविड क्योंकि अब तो ओपनली क्लिनिक में भी पेशेंट्स आने लग गए हैं और अब हम उनको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि पेशेंट्स ही चारों तरफ इतने हो गए हैं कि अब प्रतिबंध लगाना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर होने का सबसे बड़ा जो धर्म है वो यही है। हाँ, और रोकना चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये मॉरली भी ठीक नहीं है। डेफिनेटली मैं अपने प्रिकॉशंस रखता हूँ। मैं अपना मास्क कभी भी नाक से नीचे नहीं करता हूँ, और हर थोड़ी देर में मैं अपने हाथ सैनिटाइज़ करता हूँ। और एक जो ज़रूरी बात जो मैं ध्यान रखता हूँ कि जब भी मुझे अगर अपने चेहरे को टच करना है तो आई मेक इट ए पॉइंट कि बिना हाथ को सैनिटाइज़ किए मैं अपने चेहरे को टच नहीं करता हूँ। और ये वाकई में बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं अपने मरीजों को ही बोलता हूँ, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं लोग पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, इवन बाइक चला रहे हैं या गाड़ी में बैठे हैं तो पूरा मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी दुकान पे जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तुरंत मास्क नीचे कर लेते हैं। नाउ दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल टाइम, जहाँ सबसे ज़्यादा मास्क की ज़रूरत है उस समय आप मास्क हटा लेते हैं। यही सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो इससे ज़रूर हमें बचना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि आपने एसएमएस मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट किया और एक्टिव केसेस देखे हैं, तो क्या ये डिपेंड करता है क्या एज ग्रुप है, क्या उनकी कितनी सिवियरिटी है? क्योंकि होम्योपैथी इज़ यूजुअली कंसिडर्ड एज वेरी स्लो और बहुत पेशेंस चाहिए होती है। तो जब बात कोविड की आती है, लोग वैसे ही घबराए होते हैं, तो ऐसे में कितना रिलायबल समझते हैं और कितना इफेक्टिव है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट? नहीं, मैं यहाँ पे ये मिथ जो एक पब्लिक में क्रिएटेड है कि होम्योपैथी दवाइयाँ धीरे काम करती है, मैं उसको अपने अनुभव के आधार पे ही हटाना चाहूँगा। क्योंकि जो मैंने देखा है, चाहे वो कोविड के केसेज हों या चाहे कोई भी एक्यूट इलनेस है, जो हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है सिम्टम सिमिलैरिटी। अगर सिम्टम हमें प्रॉपर किसी मेडिसिन के मिलते हैं तो हमारी दवाइयाँ उतनी ही तेज़ी से काम करती है जितनी तेज़ी से कोई भी अन्य पैथी की दवाई काम करती है। कोविड के पेशेंट्स में भी हमने जिनको दवाइयाँ दी हैं, 3-3, 4-4 दिन में पेशेंट्स रिकवर हुए हैं, जबकि किसी भी मेडिकल साइंस में इतनी जल्दी रिकवरी नहीं हो पा रही। मेरे पास तो केस रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, पेशेंट्स की रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे पेशेंट 5 से 7 दिन में पूरी तरह से न सिर्फ नेगेटिव हो गए बल्कि टोटली सिम्टम फ्री भी हो गए। और एक जो बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने अनुभव की है, क्योंकि एक बड़ी जो प्रॉब्लम जो चल रही है इस समय वो है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन। कोविड का दौर अभी चल रहा है, लेकिन उसके बाद जो मरीज़ निकल के आ रहे हैं, महीना 2-2 महीना तक भी पेशेंट्स घर जाने के बाद भी ऑक्सीजन पे लगे रहते हैं, उनकी रिकवरी नहीं हो पाती है, उनकी कमज़ोरी नहीं हट पाती है। और जो सबसे बड़ा फ़र्क जो मैंने महसूस किया है, जो लोग होम्योपैथी खा रहे हैं या जो हमारे जो देसी चीज़ें अपना के अपना इलाज करवा रहे हैं, उनमें ये कॉम्प्लिकेशन मिनिमम डेवलप होते हैं। तो न सिर्फ इलाज जल्दी हो रहा है बल्कि इलाज के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं उनको बचाने में, उनको प्रिवेंट करने में भी हमारी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा सक्षम हैं और कॉम्प्लिकेशन उस लेवल तक जाते ही नहीं हैं। जी डॉक्टर साहब, लोग जब ये दवाई लेते हैं तो कुछ हैं जो पहले से ही ले रहे हैं, जिनको कोई इन्फेक्शन नहीं है, पर सोशल मीडिया पे देख लिया, जैसे आपने कहा व्हाट्सएप पे देख लिया, और वो जाते हैं बाज़ार से दवाई खरीदते हैं और आकर ले लेते हैं और परिवार को भी दे देते हैं। तो क्या हम इस तरह का कुछ ट्रीटमेंट जो प्री कोविड कहेंगे या विदाउट सिम्टम्स कहेंगे, क्या ये वाइज चीज़ है करने के लिए? क्या ये सही बात है? नहीं, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं भारत सरकार द्वारा। अगर हम
आयुष थेरेपीज़ की बात करें तो भारत सरकार का एक आयुष मंत्रालय बनाया हुआ है। जैसे ही कोविड की शुरुआत हुई तो आयुष मंत्रालय ने अपनी मीटिंग्स करके एक्सपर्ट्स को बुला के जो इस बीमारी को रोकने में या प्रतिरोधक क्षमता में को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण मेडिसिन होती है, उसको बाकायदा गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। एक आर्सेनिक एल्ब करके एक मेडिसिन है जिसके लिए खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी किए और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी आए। ये हमने भी हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से, मैं होम्योपैथी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से हमने बहुत हज़ारों लोगों को वो दवाइयाँ निःशुल्क बांटी। और अब जो हमारे फीडबैक्स हैं, जो हमारे फॉलोअप्स हैं, उसमें हमने ये महसूस किया कि जिन लोगों ने भी वो दवाई ली उनको या तो वो पॉजिटिव हुए ही नहीं, और अगर हुए भी तो उनके जो सिम्टम्स थे वो बहुत ही माइल्ड लेवल के थे। ऐसे सिम्टम थे जो 2-3 दिन के उपचार के बाद ही ठीक हो गए। तो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं हुए, वायरस का जो लोड है वो कम रहा, वायरस की जो विरुलेंस है वो कम रही। और यही इंपॉर्टेंट होता है। कोविड में मरता आदमी तभी है जब वायरस बहुत ही स्ट्रांगली उसको अफेक्ट करता है, यानी आपकी इम्यूनिटी इतनी लो है कि क्योंकि कोविड का वायरस है वो डायरेक्टली लंग पे अटैक करता है, तो अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो सीधा आपके लंग्स पकड़ता है और आपको जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं वो काफ़ी सीवियर होते हैं। बट अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या आपने ऐसी दवाइयाँ ली हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंटैक्ट रखती है, तो हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो। मैं ये नहीं कहता कि आपको इन्फेक्शन होगा ही नहीं, इतना फैला हुआ है चारों तरफ की संभावना पूरी बनी रहती है। बट अगर आपने प्रिवेंटिव मेडिसिन ली हैं तो आपको जो लेवल ऑफ इन्फेक्शन रहेगा वो बहुत लो रहेगा और बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे और बड़ा इजीली आपको मैनेज किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने जो दवाई का नाम बताया आर्सेनिक, जो हमने भी पढ़ा था, ये क्योंकि प्रिकॉशनरी मेडिसिन है तो इसकी क्वांटिटी, एज ग्रुप, बच्चों को देनी है या नहीं, या अडल्ट या सीनियर सिटीजन जो घर में बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, क्या सबके लिए सेम है या इसका वेरिएंट है? डॉक्टर के सुपरविजन में ही इसको लेनी चाहिए? जी, इसकी प्रिस्क्राइब डोजेज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब की हुई है। इसे सभी एज के लोग, चाहे वो छोटा बच्चा हो या चाहे वो 80 साल के बुज़ुर्ग हो, ले सकते हैं। किसी को लेने में कोई परेशानी नहीं है और लेने का तरीका भी बहुत सिंपल है। 2 बूंद या 4 गोली जो भी आप लें, दिन में 3 बार 3 दिन तक रहें, फिर 21 दिन का गैप दे दें क्योंकि पेंडेमिक अभी चलने वाला है, ख़त्म हो नहीं रहा है। तो हर 21 दिन में आप 3 दिन की ये साइकिल रिपीट करें और इससे डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव रहेगी और अगर आपको इन्फेक्शन होता भी है तो उसका लेवल बहुत लो रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि सर्दी है और इसकी भी एक काइंड ऑफ फ्लू है जिसका शायद रूप जो है बिगड़ जाता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हमें सर्दी ज़ुकाम है या हमें खांसी है तो कोई ऐसे मेजर सिम्टम्स है कि ये कोविड पेशेंट है और ये नॉर्मल कॉमन कोल्ड का पेशेंट है? हाँ, क्योंकि कॉमन कोल्ड भी अब इस समय काफ़ी आ रहा है, वायरल फीवर भी इस समय बहुत हो रहे हैं और सिम्टम्स जो हैं वो बहुत हद तक मिले जुले हैं। लेकिन कोविड में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, 3 चीज़ें जाननी हमें बहुत ज़रूरी है। पहला, गले में दर्द होना, दूसरा उसके साथ बुखार होना और तीसरा सांस का उखड़ना। क्योंकि यूजुअली जो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा होता है या कॉमन कोल्ड होता है उसमें सांस का उखड़ना चालू नहीं होता, बट अगर ये कॉम्बिनेशन है गले के सिम्टम, उसके साथ बुखार और उसके साथ सांस का उखड़ना, तो अगर ये 3 सिम्टम एक साथ आ रहे हैं तो ये आपको एक हिंट देंगे कि आपको ज़रूर कोविड की जांच करवानी चाहिए। हो सकता है आपको कोविड हो गया। तो इसी चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। घर में ऑक्सीमीटर सबको रखना चाहिए। अगर जैसे ही आपको कोई भी अगर वायरल इन्फेक्शन या फीवर होता है तो अपना ऑक्सीजन लेवल रेगुलर चेक करते रहें और अगर ये 95 से ऊपर है तो कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन अगर उससे नीचे जाता है तो डेफिनेटली आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। हो सकता है आपको ट्रीटमेंट भी लेना पड़े। जी डॉक्टर साहब, ये तो हो गई सिम्टम्स की बात, लेकिन कोविड के केस में हमने देखा कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स भी निकल कर आए हैं जो बिल्कुल नॉर्मल घूम रहे हैं आसपास, लेकिन वो कैरियर्स हैं और उनके अंदर हमने सुना था कि उसमें कुछ होता है जिससे पता चल जाता है कि वो कैरियर है, एक पर्टिकुलर सॉल्ट है या कोई कंटेंट आ जाता है बॉडी में। उसके बारे में क्या वो भ्रांति है, कितना सच है, उसके बारे में नहीं, दर्शकों को ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के अंदर आ जाता है जिससे हम पहचान सकें कि वो कैरियर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरीके से भ्रांति है। मालूम तो तभी पड़ेगा जब उनकी कोविड जांच हो और उसमें अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो ही माना जाएगा कि वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है, अदरवाइज़ और कोई तरीका नहीं है उनको पहचानने का। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि सिम्टम डेवलप नहीं होते हैं तो कोई जांच भी नहीं कराता है। लेकिन इसीलिए जो गवर्नमेंट ने जो पुराना प्रोसेस अपनाया था कि जब वो कोई भी अगर पॉजिटिव आया है तो उसके जितने भी कॉन्टैक्ट थे वो ट्रेस किए जाते थे। हालांकि अब वो सब प्रक्रियाएं बंद हो गई है, अब तो सब लोग ओपनली घूम रहे हैं, कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी नहीं है, कोई लेबलिंग भी नहीं है अब
तो अब ज़्यादा मुश्किल हो गया है अगर देखा जाए तो, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे आसपास कौन ऐसा व्यक्ति है जो पॉजिटिव है, जो कैरियर है, हम जानते ही नहीं उसके बारे में। तो इसीलिए बेहतर यही है कि हम सावधानी रखें, और सावधानी रखने का सबसे अच्छा तरीका, जो प्रभावी तरीका है, वो यही है कि हम पूरे टाइम मास्क लगा के रखें, और मास्क हमारी नाक से नीचे नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल, तो दर्शकों को ये बात दोबारा याद रखनी पड़ेगी, हम सबको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि मास्क अप कैंपेन एंड नो मास्क नो एंट्री जो है, जो सैनिटाइजेशन की बात है, वो हमारे लिए एकमात्र तरीका है इससे बचने का, और मास्क ही वैक्सीन है। क्योंकि जब हम मास्क लगा के घूमेंगे ना तो इन्फेक्शन पकड़ने का डर रहेगा और ना ही उस इन्फेक्शन को आगे बढ़ाने का खतरा हमारे सर पर रहेगा। जहाँ बात सैनिटाइजेशन की है डॉक्टर साहब, हम देखते हैं, हम जब देखो सैनिटाइजेशन हो रहा है तो सैनिटाइजेशन एंड हैंड वॉशिंग देयर ऑलमोस्ट सिमिलर, दोनों चीज़ें सेम हैं। तो घर में भी लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसको, हमारे मानसिकता को इस तरह से प्रभावित कर दिया है कि आते जाते में हम सिर्फ सैनिटाइज करते रहते हैं। तो ज़रूरी है साफ़ सफाई रखना, लेकिन हाथ धोना भी उतना इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सैनिटाइजेशन में भी केमिकल ही तो है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से वो सैनिटाइज कर सकते हैं अपने हाथ। देखिए, सैनिटाइजेशन करने के लिए, स्पेशली हाथ धोने के लिए, ये कतई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अल्कोहल मिश्रित सैनिटाइज़र ही यूज़ करें। घरेलू जो साबुन होती हैं उससे भी अगर आप अपना 20 सेकंड्स तक बराबर अगर आप हाथ को अच्छे से रब करते हुए अगर धोते हैं तो वो भी उतना ही प्रभावी है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि दो चीज़ें ज़रूरी है, एक तो मास्क लगाना, और दूसरा इन्फेक्शन जो डेवलप होता है, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ऐसा नहीं है कि हवा में इन्फेक्शन तैर रहा है और आप बाहर निकले और आपको कोविड पकड़ लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोविड प्रभावित व्यक्ति अगर आपके सामने है, वो छींकता है, वो खांसता है, वो आपसे बात करता है, तो अगर आप खुले मुंह बैठे हैं या वो खुले मुंह बैठा है तो चांसेस हैं कि आप कोविड की पकड़ में आ जाए। तो अगर आप बचाव रखते हैं, अगर आप मास्क को पूरी तरीके से लगा के रखते हैं, और जब भी अपने चेहरे को टच करें, मैं तो बहुत लोगों से कहता हूँ और बहुत चर्चाओं में मैंने कहा है, कुछ समय के लिए अपने चेहरे का मुंह छोड़ दें, क्योंकि ये हमारी एक नॉर्मल आदत है, ह्यूमन बीइंग की एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि हम थोड़ी देर में बिना किसी कारण के भी अपना चेहरा टच करते हैं। हमें अपने चेहरे से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, तो थोड़े टाइम वो लगाव कम कर लें। और जब भी ये ध्यान रखें कि जब भी हमें हमारा चेहरा छूना है, चाहे हमें नाक टच करनी है, चाहे आईज़ रब करनी है, चाहे मुंह रब करना है, हमारा हाथ सैनिटाइज होना चाहिए। अगर इतना ध्यान हम रख लेंगे तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए, कोई तरीका नहीं है कोविड के आपके अंदर आने का, कोई तरीका नहीं आ सकता वो आपके अंदर। इसके अलावा और कौन कौन सी मिथ्स हैं जो हम आप अपने आसपास देखते हैं कि किस तरह से कोविड जो है हमें इम्पैक्ट कर रहा है? नहीं, बहुत सारी मिथ फैली हुई है। लोग ये कहते हैं कि अगर आप 10 सेकंड तक अपनी सांस को रोक सकते हैं, 10 गिनने तक, तो आप मान के चलिए कि आपको कोविड नहीं है। ऐसा एकदम भी नहीं है। अगर आप रोक सकते हैं तो भी आप कोविड के शिकारी हो सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि अगर आपको खुशबू आनी बंद हो गई है, आपको स्वाद आना बंद हो गया है, तो मान के चलिए कि आपको कोविड हो गया है। ये भी सत्य नहीं है। बहुत सारे मरीज़ मैंने ऐसे देखे जिनको स्मेल नहीं आ रही थी, जिनको टेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन जब उनकी जांच करवाई गई वो कोविड निगेटिव निकले। तो ये मान के मत चलिए कि ये सिम्टम आ गए हैं, इसी को सिम्टम माना जा रहा है। और आसपास हम जितने भी देख रहे हैं कि स्मेल और टेस्ट अगर गया है तो इसका मतलब आप कोविड पॉजिटिव है, और खुद ही अपने आप को क्वारंटाइन करना अच्छी बात है। लेकिन ये मान लेना कि वो कोविड पॉजिटिव है शायद गलत है। इसका नहीं, बिल्कुल गलत है। लोग अपने आप को सेल्फ डायग्नोज कर लेते हैं कि हमें तो हो गया। मेरे पास फ़ोन आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे तो कोविड हो गया। मैं पूछता हूँ जांच हुई? नहीं, जांच तो नहीं कराई डॉक्टर साहब, खुशबू नहीं आ रही और स्वाद नहीं आ रहा। तो लेकिन इसका कारण क्या है? इस तरह से क्यों होता है कि कभी स्वाद और कभी खुशबू? बहुत सारी वायरल डिजीज में ऐसा होता है जब आपके मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। स्पेशली जब भी आप नोट करिएगा, पहले भी ऐसा होता था। पहले भी जब आपको बुखार होता था आपके मुंह का स्वाद बिगड़ जाता था, आपकी नाक बंद हो जाती थी, आपको खुशबू नहीं आती थी। अब नेचुरल सी चीज़, अगर नाक बंद है तो खुशबू आएगी कहाँ से? बट इसको लोगों ने डायग्नोस्टिक सिम्टम मान लिया कि ये हो गया तो मुझे पक्का कोविड हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे मरीज देखे हैं जिनको ये सिम्टम्स थे लेकिन वो कोविड नेगेटिव थे। जी। अब ठंड बढ़ रही है डॉक्टर साहब, और ये जो है वायरस के साथ तो जीना हमें सीखना पड़ेगा। ऐसे में हम किस तरह की सावधानियां बरत सकते हैं? सावधानियाँ यही हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि एक तो अचानक जो हम ठंड में चले जाते हैं, ध्यान नहीं दिया और बिना खुद को कवर किए हुए अचानक से बाहर निकल गए, तो ये जो सडन एक्सपोजर होता है ना, ये हमेशा ही बीमारियां पैदा करता है। चाहे वो सडन एक्सपोजर सर्दी की ठंडी हवाओं का हो, चाहे गर्मी की लू का हो। तो इस सडननेस से ज़रूर बचें। आप अपने आप को बैलेंस करके रखें। अगर कहीं भी आपको ठंड में जाना पड़ भी रहा है तो प्रॉपर अपने आप को कवर करके, हल्की फुल्की, जो सर्दी अब चालू हो गई है तो हल्की फुल्की जैकेट पहन के उसके बाद ही बाहर निकलें। एक्सट्रीम टेम्परेचर की जो चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़, ये नहीं खानी चाहिए।
तो सब जगह एक ही फार्मूला अप्लाई होता है लाइफ में। अगर आपने बैलेंस बना रखा है लाइफ में तो आप मान के चलिए आप स्वस्थ रहेंगे, और अगर आप एक्सट्रीम्स पे चलेंगे तो मान के चलिए आपको स्वस्थ रहना आपका मुश्किल है। बिल्कुल, जो कहा जाता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, Yes. शायद वो हर जगह एप्लीकेबल है। चलते चलते ये पूछना चाहेंगे कि क्या इसका कोई स्थायी निदान है? जी, मैं ये और कहूँगा खास करके कि होम्योपैथी की जब हम बात करें बिल्कुल होम्योपैथी में मैं ये अब दावे के साथ ही कह सकता हूँ रादर कि डेफिनेटली आवर मेडिसिन्स आर वेरी इफेक्टिव, नॉट ओनली इन प्रिवेंटिव का रोल अब ख़त्म हो चुका है ज़्यादातर, कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट, यानी ठीक करने में और इसको मैनेज करने में इन दवाइयों का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से करना चाहूँगा, क्योंकि होम्योपैथी को लेके भी बहुत सारे व्हाट्सएप मीडिया बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है। लोगों ने कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन निकाल दी है कि अगर आप यही दवाइयाँ लेंगे तो ही आप ठीक होंगे। सरकार ने अभी एक रिसेंटली गाइडलाइन जारी करी थी, उसमें भी कुछ दवाइयों का उल्लेख है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही दवाइयाँ हैं जो कोविड को ठीक करेगी। देखिए, होम्योपैथी लेने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है। हमारा प्रिंसिपल बहुत सिंपल और क्लियर है। हमारी जो दवाइयाँ होती है वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रूव होती है। वो जो प्रूविंग के दौरान जो सिम्टम आते हैं उन्हीं को हम आधार बनाते हैं अपनी मैट्रिमेडिका बनाने में, और उन्हीं को सेलेक्ट करके वैसे ही सिम्टम अपने मरीज में ढूंढते हैं। तो वैसे सिम्टम अगर मरीज में मिलते हैं तो हम वो दवाई अप्लाई करते हैं। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, जैसे सिम्टम वैसी दवाई। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन या जो मैं दवाइयाँ दे रहा हूँ उसी से कोविड का मरीज़ ठीक होगा, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हज़ारों की संख्या में दवाइयाँ हैं। जैसे सिम्टम पेशेंट लाता है, एपिडेमिक जब भी फैलता है तो कुछ सिम्टम होते हैं जो हर मरीज़ में कॉमन होते हैं, लेकिन कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जो मरीज़ की प्रवृत्ति के अनुसार होते हैं। जैसे बुखार होता है तो किसी को सर्दी लगती है तो सर्दी के वक्त प्यास लगती है, किसी को गर्मी के वक्त प्यास लगती है, तो किसी को बुखार के साथ नौशिया की शिकायत होती है, किसी को उल्टियाँ चालू हो जाती है, कोई सीधा लेटना पसंद करता है, कोई टेढ़ा लेटना पसंद करता है। तो ये आपके व्यक्तिगत सिम्टम है। तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैंने अगर 10 दवाइयों को 10 मरीजों को अगर ए मेडिसिन दी है तो मैं 11वें को भी वही ए मेडिसिन दूंगा उस बीमारी में। ऐसा होम्योपैथी में नहीं होता। और यही प्रॉब्लम होती है जो लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी स्लो इलाज करती है, उसके पीछे कारण यही होता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर खुद प्रेजुडाइज हो जाते हैं, मेंटल ब्लॉक डेवलप हो जाते हैं कि क्योंकि मैंने 5 मरीज इस बीमारी के ए दवाई से ठीक किया तो मैं छठा भी इसी से ठीक करूंगा। ऐसा नहीं होता है। व्यक्तिगत जो लक्षण होते हैं वही हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं को बेस बना के अगर हम मेडिसिन देते हैं तो इलाज भी जल्दी होता है और ज़्यादा स्थायी और ज़्यादा प्रभावी होता है। जी डॉक्टर तारकेश्वर, आपने जितनी सहजता से हमें सब बातें समझाई कि कोविड-19 से डरने की ज़रूरत नहीं है, अब प्रिवेंशन की जगह इसको कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है, और वो हर व्यक्ति विशेष के हाथ की बात रह गई है। अब सरकार अपना काम कर रही है, चिकित्सक अपना काम कर रही है, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किस तरह से इसको रोकने में और अपने आप को स्वस्थ रखने में अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। चलते चलते आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि निष्फिक्र होकर जिए और बहुत मौज में जिए, बहुत खुश होकर जिए, और अपने आप को बैलेंस करके चलें जीवन में। आप मान के चलिए अगर आपकी लाइफ में बैलेंस है, स्थिरता है, तो ना कोई बीमारी आपको पकड़ेगी, ना मानसिक रूप से कभी आप परेशान रहेंगे। और भूल जाइए कि हमारे आसपास कोविड है या नहीं है। ध्यान रखना, एहतियात रखना, सावधानी रखना, ये बहुत ज़रूरी है। इसको फॉलो करते रहें, लेकिन उसके बावजूद अपने मन के ऊपर इसका तनाव नहीं पैदा बनने दें, क्योंकि बहुत लोग ये इस चीज़ से भी परेशान हो रहे हैं, डिप्रेसिव हो रहे हैं, सुसाइडल हो रहे हैं कोविड को लेके। उन सब चीज़ों से बचें और अपने आप को खुश रखें, म्यूज़िक सुनें। और अच्छी बात बताई कि एहतियात रखना ज़रूरी है दर्शकों, लेकिन दोस्तों आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि इस इन्फेक्शन को या जीवन में किसी भी प्रकार की जो भी आपकी परिस्थिति हो उसको अपने मन पर हावी होने ना दें। हमसे बात करने के लिए, हमें स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।